22 अप्रैल की सुबह की बात है। कश्मीर के रहने वाले दो नौजवान जिनका नाम आदिल था, रोज की तरह सुबह सुबह नमाज पढ़कर अपने अपने काम पर निकल पड़े। दोपहर के करीब 2:30 बजे थे जब एक आदिल, जो पेशे से एक टूरिस्ट गाइड था, सैलानियों को कश्मीर की खूबसूरती दिखाते हुए ये सोच रहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने इन टूरिस्ट्स को मेहमान बनाकर यहाँ भेजा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने घर का सबसे बड़ा लड़का था जो पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं कमा पा रहा था। उसी वक्त उस जगह से कुछ ही दूरी पर मौजूद दूसरा आदिल भी उन मेहमानों को कश्मीर भेजने के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा था। दोनों ही खुदा का शुक्रिया अदा कर रहे थे, मगर एक जिंदगी बचाने के लिए और दूसरा जिंदगियां मिटाने के लिए। तभी आर्मी का भेष लिए आतंकवादियों ने उन टूरिस्टों पर हमला किया और उन्हें घेर लिया, जिसके बाद मासूम और निहत्थे टूरिस्टों को उनके हिंदू होने की वजह से मारा जाने लगा। जब ये नरसंहार चल रहा था तब उसी अफरा तफरी में गाइड आदिल ने आतंकवादियों से हथियार छीनने की कोशिश की। इस हाथापाई के दौरान उसके गले में 2 गोलियां लगी, जिसके वजह से ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। वो चाहता तो खुद को बचा सकता था, पर उसने उस समय इंसानियत को चुना। उस दिन आदिल के साथ 26 और जानें गई। और इन 26 मौतों का कसूरवार कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था, बल्कि वो दूसरा आदिल ही था जिसने पाकिस्तानी आतंकियों को हमला करने में मदद की। इस हमले के कुछ ही दिनों बाद जो आदिल आतंकवादियों के साथ था, यानी आदिल थोकर, उसका घर प्रशासन ने बम से उड़ा दिया। वहीं दूसरी ओर आदिल शाह, जिसने इस हमले के दौरान लोगों को बचाते हुए अपनी जान दे दी, उसके जनाजे में खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शामिल हुए। बदकिस्मती से आज उनका कफन जो है उनके घर लौटा दिया गया। यही फर्क होता है, जहां एक आदिल ने अपने माता पिता और अपने देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, वहीं दूसरे आदिल ने सबका सिर शर्म से झुका दिया। अब 2 सवाल जो बहुत जरूरी बन जाते हैं। पहला, साल 2019 में धारा 370 के हटने और 6 साल लंबे सेंट्रल गवर्नमेंट के जबरदस्त कंट्रोल के बाद भी इतने हाई प्रोफाइल और सिक्योर स्टेट में आखिर इतने बड़े लेवल का हमला कैसे हो गया? आखिर एक ही जगह पर इतनी बड़ी संख्या में मौजूद टूरिस्ट की सिक्योरिटी के लिए कोई भी पुलिस या आर्मी वहां मौजूद क्यों नहीं थी? बेटा, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सिक्योरिटी लैप्स वहां पर हुआ है तो उसके लिए कुछ कहेंगे आप? सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बलों की कोई तैनाती। दूसरा और जरूरी सवाल, कभी भी ताली दोनों हाथों से बजती है। जाहिर सी बात है, सरकार के अलावा कुछ कश्मीरी भी इस हमले के जिम्मेदार हैं। आखिर क्यों सरकार के तमाम कोशिशों और बदलावों के बावजूद भी कश्मीरी खुद को आतंकवाद से अलग नहीं कर पाए हैं? अगर हम देखें तो पाकिस्तान की सीमा जम्मू और कश्मीर के साथ साथ पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ भी लगता है, पर कश्मीर ही एक ऐसी जगह है जहां पर आतंकवादी हमले होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है लोकल कश्मीरियों का आतंकवाद के साथ जुड़ना, और जब तक ये चैन टूटेगा नहीं, तब तक कश्मीर में शांति एक सपना ही रहेगा। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2022 में 187 आतंकवादी मारे गए, जिनमें से 130 कश्मीरी थे। यानी कश्मीर में होने वाले आतंकवादी हमलों में लोकल कश्मीरियों की संख्या पाकिस्तानी टेररिस्ट से भी ज्यादा है, और ये तो पहले के मुकाबले काफी कम हुए आंकड़े हैं जो धारा 370 के हटने की वजह से पॉसिबल हो पाए, बट स्टिल अभी भी ये नंबर्स काफी ज्यादा है। पर आखिर क्यों लोकल कश्मीरियों का इन्वॉल्वमेंट टेररिज्म में इतना ज्यादा है? आखिर क्यों युवा कश्मीरी देश की सेवा करने के बजाय आतंकवाद के साथ जुड़ते जा रहे हैं? अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि इतिहास इसकी एक बड़ी वजह है, जिसके वजह से कश्मीरी रीजन में सालों से इंस्टेबिलिटी बनी रही।
अब चाहे उसमें कश्मीर का भारत में सही से विलय ना हो या फिर धारा 370 का विशेष राज्य का दर्जा मिलना हो। Never be able to remove Article 370. जरा करके दिखाएं फिर देखें। 200 साल हुकूमत करेगी तो भी वो होता है। You cannot touch Article 370. पर आज ना तो 1947 का वो समय है और ना ही धारा 370। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन। अब जहाँ पहले से ही टेररिज्म के वजह से टूरिज्म फ्लरिश नहीं कर पा रहा है, वहीं ऊपर से पहाड़ियों और घाटियों से घिरे होने की वजह से ये रीजन किसानों के लिए उतनी मददगार नहीं है। यही वजह है कि रोजगार के साधनों की कमी ने बेरोजगारी को बढ़ाया और यहीं से शुरू होती है असल समस्या, जहां कुछ हजार रुपयों की लालच में आकर युवा कश्मीरी आतंकवाद की तरफ खींचे चले जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह रही कश्मीर में होने वाली राजनीति। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ने कश्मीरियों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करने की कभी कोशिश ही नहीं की। इन पार्टीज ने ना ही कभी जमीनी स्तर पर कोई सोशल अवेयरनेस का प्रोग्राम किया और ना ही कभी यूनिटी का कोई संदेश दिया। बस किया तो वोट बैंक की राजनीति और देते रहे तो सिर्फ अलगाववाद को हवा। यही वजह रही कि कश्मीरी बाकी इंडिया से कटते नजर आए। तो अब हमें इस हमले के बाद क्या करना चाहिए? क्या जहां मिले कश्मीरियों को परेशान करना चाहिए, जैसा कि इस हमले के बाद देश के कुछ इलाकों में देखने को मिला? The Jammu and Kashmir Student Association has now issued a statement claiming Kashmiri students are being attacked all across the country, in Prayagraj, Uttar Pradesh to even Chandigarh, Punjab and Haryana. क्या हमें देश के मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर बोलना चाहिए कि तुम पाकिस्तानी हो, भागो यहाँ से? क्या ऐसा करना सही होगा कि कश्मीर का बॉयकॉट करके वहां जाना बंद कर दिया जाए? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यकीन मानिए आप पाकिस्तान के प्लान का हिस्सा बन रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि पाकिस्तान के इस हमले के पीछे का एक बड़ा मकसद कश्मीर में टूरिज्म को हमेशा के लिए खत्म करना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसके लिए सबसे पहले आप ये आंकड़े देखिए। साल 2019 में जब धारा 370 हटी तब मात्र 5.5 लाख टूरिस्ट कश्मीर आए थे। फिर अगर कोविड के 2 साल निकाल दे तो साल 2022 में टूरिस्टों की संख्या 5 लाख से बढ़कर हो गई 26 लाख। फिर साल 2023 में ये रही 27 लाख और साल 2024 में ये आंकड़ा सीधा 35 लाख के पार हो गया। अब इससे फायदा क्या हुआ ये कि इससे लोकल कश्मीरियों को रोजगार मिलने लगा, जिसकी वजह से टीआरएफ की लोकल रिक्रूटमेंट में भारी गिरावट आई। साल 2022 में जहां मारे गए 187 आतंकियों में से 130 कश्मीरी थे, वहीं 2023 में 72 मारे गए आतंकियों में से सिर्फ 22 लोकल थे और बाकी 50 पाकिस्तानी। यही वजह है कि अब टीआरएफ जम्मू जैसे इलाकों में रिक्रूटमेंट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि घाटी में उसका ग्राउंड कंट्रोल लूज होता जा रहा है। और इस बार फर्क भी देखने को मिला है। इस बार बड़े लेवल पर आम कश्मीरियों ने इस हमले की निंदा की है। हम कंडम करते हैं इस वाक़े की जो वाक़ा परसों यहाँ पेश आया, सरबल में जो नहते लोगों को निशाना बनाया गया दहशतगर्दों ने। हम इस चीज़ की जबरदस्त मुखालफत करते हैं। ये कोई इस्लाम नहीं है और ये कोई दीन नहीं है। और सिर्फ कश्मीरी नहीं बल्कि पूरे देश के मुसलमानों ने एक साथ आकर इस हमले का जबरदस्त विरोध किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिस तरह उन्होंने हमारे भाई को गोली मारी है, प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप हमें आदेश दीजिए, मैं बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हूं। यानी साफ है कि बदलाव की लहर चल पड़ी है। साथ ही ये भी जरूरी है कि सरकार वहां आने वाले टूरिस्टों की सुरक्षा पर और भी फोकस करे। जितना हो सके वहां पर मिलिट्री को उतारे ताकि वहां आने वाले सैलानी खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। तो सबसे पहला काम क्या करना है? अगर मौका मिले तो कश्मीर घूमने जरूर जाए और बड़ी संख्या में जाए, क्योंकि आपके ऐसा करने से पाकिस्तान को एक करारा जवाब मिलेगा। और रही बात युद्ध की, तो सरकार ये अच्छे से जानती है कि युद्ध कब करना है और कैसे करना है। वैसे भी मेरे राय में फिजिकल वॉर से बेहतर होता है इकोनॉमिकल और डिप्लोमेटिक वॉर। डिप्लोमेटिक वॉर में तो वैसे भी पूरी दुनिया हमारे साथ है। इवन चाइना और बांग्लादेश ने भी हमारा साथ देते हुए इस आतंकवादी हमले का पुरजोर विरोध किया है। और रही बात इकोनॉमिकल वॉर की, तो इसकी शुरुआत सिंधु जल संधि के टूटने से हो चुकी है। बस सब्र रखिए और देखते जाइए कि कैसे पाकिस्तान पूरी दुनिया में भीख मांगने के साथ साथ माफी भी मांगता दिखेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।